नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। दिवाली के मौके पर इंडियन कोस्टल गार्ड को एक शानदार तोहफा मिला है। गोवा के पास अरब सागर में युद्धपोत समर्थ को उतारा गया। यह कोस्ट गार्ड के इतिहास का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसकी नजर और इस पर तैनात बोफोर्स गन की मारक क्षमता जबरदस्त है। इतनी जबरदस्त कि आतंकी अब समंदर के रास्ते हिंदुस्तान में घुसने की जुर्रत नहीं कर सकते। जब समंदर के रास्ते 26/11 जैसे आतंकी हमले का खतरा पल पल मंडराता हो, जब पाकिस्तानी बोट अरब सागर में हिंदुस्तानी सरहद को साजिश की आंख दिखाती हो, जब इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड को बार बार यह चेताना पड़ता हो कि समंदर का रास्ता दुश्मनों के लिए हिंदुस्तान में तबाही का रास्ता बन सकता है, तब सागर की लहरों पर हिंदुस्तान की ताकत और तिरंगे का गुमान लेकर उतरता है आईसीजीएस समर्थ। ठेठ हिंदुस्तानी युद्धपोत जो समंदर में हिंदुस्तान को पूरी तरह समर्थ बना देगा। We have to be alert, and I think Coast Guard's capacity is built up. Is now almost more than 70% completed. The final requirement, almost 70% we have achieved. समंदर में हिंदुस्तान का मस्तक अब गर्व से ऊंचा होगा, और भी ऊंचा। वैसे तो हिंदुस्तान के पास 117 युद्धपोतों का विशाल बेड़ा है, लेकिन इस बेड़े का किंग बनकर आया है समर्थ। जब देश मुंबई पर 26 नवंबर के आतंकी हमले की 6ठी बरसी पर गमगीन होगा, उस वक्त अरब सागर में हिंदुस्तान ने अपना युद्धपोत समर्थ उतार दिया है। समुद्री सरहद पर कोस्ट गार्ड की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में कोस्ट गार्ड के बेड़े में अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत शामिल किया जा रहा है समर्थ। जब देश दिवाली के जश्न में डूबा है, उस वक्त आपकी खुशियों में आग लगाने समंदर के रास्ते से कोई दुश्मन ना आ जाए, इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन हाई अलर्ट शुरू हो गया। मौका दीपावली का है, देश भर में खुशियों का माहौल है, लेकिन समुद्री सरहद पर खतरा कई गुना बढ़ गया है और ऐसे में कोस्ट गार्ड हाई अलर्ट पर है। समुद्र से जुड़ी हुई जितनी एजेंसियां हैं, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस, कस्टम, सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस ऑपरेशन हाई अलर्ट की तह तक हम आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले सागर की लहरों पर तैरते हिंदुस्तान के समर्थ की पूरी कहानी आपको बताएंगे। गोवा में मंगलवार को युद्धपोत आईसीजीएस समर्थ इंडियन कोस्ट गार्ड के जरिए देश की सेवा में समर्पित हो गया। बस इसकी धमक ही समुद्र में हिंदुस्तान के किसी भी जंग को जीत लेने की गारंटी देती है। समर्थ जो शिप इधर कमीशन हो गई आज, ये हम लोग इधर गोवा में लकी है कि ये गोवा बेस्ड है और गोवा ऑलमोस्ट सेंटर रहने से वेस्ट कोस्ट के, तो इमीडिएट रिएक्शन के लिए एक बड़ी जहाज जिसमें एक ALH ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट में रहने से नॉर्थ या साउथ डिप्लॉयमेंट करने में बहुत काम है। हर हिंदुस्तानी का सीना कम से कम 6 इंच और बढ़ जाएगा जब समर्थ की तरह 6 और बड़े युद्धपोत समंदर में उतरेंगे। रक्षा वैज्ञानिक इस मिशन पर काम कर रहे हैं। मंजीत सिंह नेगी, गोवा, आज तक। युद्धपोत समर्थ ने समुंदर में हिंदुस्तान को समर्थ बनाया है, तो आज हर हिंदुस्तानी इस बात पर बहुत गुमान करेगा कि यह ताकत देसी है और इतनी मजबूत है कि समर्थ पर सवार बोफोर्स गन से निकली गोलियां 9 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देंगी।
दिवाली पर इंडियन कोस्ट गार्ड को इससे शानदार तोहफा और कुछ नहीं मिल सकता था। कोस्ट गार्ड के बेड़े में अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत शामिल हो गया है, IGCS समर्थ, हिंदुस्तान की स्वदेशी ताकत की सबसे बड़ी मिसाल। मेरे लिए गोवा शिपयार्ड के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि इतना बड़ा, इतना बढ़िया जहाज हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बनाया है। पर इससे पहले मैं शिप के बारे में कुछ और बताऊं। मैं अपने 3 साथी जो सबसे मेन हैं, जिन्होंने शिप को बनाने में और शिप को यहां तक लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो है मेरे डायरेक्टर ऑपरेशन मिस्टर राइकर। पूरा शिप इन्हीं के संरक्षण में बना है। हमारे CGRPS के, कोस्ट गार्ड के लोकल WOT ओवरसीइंग जो करते हैं पूरा, ये DIG श्रीवास्तव साहब हैं, पूरा यही संभालते आए हैं, देखते आए हैं। और उसके बाद हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं, DIG पाल साहब, जिन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर सारे ट्रायल्स में और शिप का जो फाइनल शेप दिया है, इंटरनल्स जो दिए, उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम आपको बता दें कि क्यों युद्धपोत समर्थ हिंदुस्तान के लिए इतनी अहमियत रखता है। 105 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा ये युद्धपोत 2350 टन वजनी है। समर्थ युद्धपोत पर डबल इंजन वाला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी होगा, 5 हाई स्पीड बोट होंगे और आधुनिक संचार तंत्र का पूरा इंतजाम भी होगा। ये युद्धपोत तेज ऑपरेशन, निशाने की तेज तलाश और जरूरत पड़ने पर बचाव की सारी तकनीक से लैस होगा। अगर कहीं तेल का रिसाव शुरू हो जाए तो इसमें आग भी नहीं लगेगी, साथ ही प्रदूषण को भी काबू में रखेगा। ये युद्धपोत समर्थ एक बार में 6000 नॉटिकल माइल्स यानी 12000 किलोमीटर तक जा सकता है। समंदर में इसकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इस युद्धपोत पर एक साथ 124 नाविक और अफसर सवार हो सकते हैं। ये पूरी तरह से शुद्ध देसी युद्धपोत है, जिसे गोवा शिपयार्ड में बनाया गया। ऐसे ही नहीं, इस पर देश ने 1800 करोड़ रुपए निसार कर दिए। जहाँ तक इसका कम्युनिकेशन और जो नेविगेशनल एस्पेक्ट्स हैं, बड़े स्टेट ऑफ आर्ट इसमें नेविगेशनल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ये सब जो है इंटीग्रेटेड हैं, रियल टाइम जो है फीड दे सकते हैं, कहीं भी शोर में बैठे बैठे भी हम लोग अपलिंक कर सकते हैं। और हमारे जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हैं, उसके लिए जो हमारे को डेटा जो है वो सफिशिएंट जो है हमको अपने इन उपकरणों की मदद से हमको जो है हम पा सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं अपने ऑपरेशनल जरूरतमंद चीज़ों के लिए एट सी में। तो देख सकते हैं कि अगर इस शिप की अगर मारक क्षमता की बात की जाए तो कितनी ताकतवर ये जो इसमें खासतौर से बोफोर्स गन लगाई गई है, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसके अलावा अगर पूरे शिप की बात की जाए तो और भी खासतौर से जो हथियार हैं मारक क्षमता को जो बढ़ाते हैं वो इस शिप में लगाए गए हैं। जितना विशालकाय ये युद्धपोत है, इस पर लगाया गया बोफोर्स तोप उतना ही इसकी ताकत को बढ़ाता है। इस बोफोर्स गन से समंदर में 9 किलोमीटर तक दुश्मन के निशाने को मार गिराया जाएगा। इतना ही नहीं, हर मिनट में ये 120 राउंड फायर कर सकता है, यानी इतनी गोलियां बरसेंगी कि दुश्मनों के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। और हाँ, ये बोफोर्स गन भी मेड इन इंडिया ही है। कोस्ट गार्ड के बेड़े के इस सबसे बड़े शिप में आधुनिक संचार और वेपन लगाए गए हैं। अगर इस खास तौर पर इस गन की अगर बात की जाए तो 4060 बोफोर्स गन जो खास तौर से इस पूरे जो युद्धपोत है उसकी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। साथ ही युद्धपोत समर्थ पर 2 HMG गन भी लगे हैं ताकि चारों तरफ फायर पावर बनाया जा सके। इन बंदूकों की खासियत यह है कि इनसे एक साथ चारों दिशाओं में निशाना साधा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो है आपके इसमें जो है 2 HMG भी हैं, 12.7 mm HMGs हैं जो पीछे की तरफ है। तो सिंस ये गन आपको आगे की तरफ जो है सपोर्ट देने वाली है, तो पीछे का जो हिस्सा रहता है उसके लिए हमारे पास में ब्रिज टॉप जो ब्रिज है जहाँ से जहाज चलता है उसके पीछे जो है हिस्से पे 2 12.7 mm HMG गन भी लगेंगी। उससे क्या होगा कि आपको चारों तरफ जो है फायर पावर जो है आपको इस शिप में जो है आपको अवेलेबल है। उसके अलावा आपके पास में जो है लाइट मशीन गन्स हैं, हेवी मीडियम मशीन गन्स भी जो है हमारे शिप में है। एक प्रकार से अगर मैं बोलूं तो जितना वेपन सिस्टम हमको इसमें चाहिए, जितना भी हमारी जो जरूरतमंद है जो एट सी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए, वो इस शिप में मौजूद है। फिलहाल तो हिंदुस्तान का ये समर्थ गोवा की सरहद पर ही तैनात रहेगा, लेकिन समुद्र में पैर पसारते आतंक से जहां भी मोर्चा लेना हो वहां डट कर ये लोहा लेगा। समंदर में हिंदुस्तान की निगहबान बनकर। मंजीत सिंह नेगी, गोवा आज तक।
कोस्ट गार्ड को एक नया और सबसे बड़ा युद्धपोत मिला तो कोस्ट गार्ड के जवान समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए समुद्र में उतर गए। आज तक कोस्ट गार्ड के उन जवानों के साथ अरब सागर के भीतर 20 किलोमीटर अंदर तक पहुंचा और देखा कि कैसे संदिग्ध बोट और लोगों पर इनकी चौकस नजरें रहती हैं। 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सरहद के चप्पे चप्पे पर रहती है सेना की निगाहें। आखिर कैसे समंदर के रास्ते देश में घुसपैठ की साजिशों को नाकाम किया जाता है, ये हम आज आपको दिखाएंगे। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी और कैमरामैन राजेश रेवनकर ने गोवा से मुंबई तक समंदर के रास्ते सफर किया और जायजा लिया उस अभियान का जिसे ऑपरेशन हाई अलर्ट का नाम दिया गया है। ऑपरेशन हाई अलर्ट, जी हां, इस वक्त जबकि समुद्री सरहद पर खतरा लगातार बना हुआ है, खासतौर से आतंकी खतरा और इसके अलावा तस्करी, पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। इस वक्त हम एक हाई स्पीड इंटरसेप्ट बोट के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। कोस्ट गार्ड ने एक ऑपरेशन हाई अलर्ट के तहत एक संदिग्ध बोट को कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू की है। समंदर में सुरक्षा की पड़ताल करने आज तक संवाददाता नौसेना के हाई स्पीड इंटरसेप्ट शिप से निकले। ये कोई मामूली शिप नहीं, इस शिप में दुश्मनों की बारीक हरकतों को कैद करने का मादा है, तो उससे दो हाथ करने की ताकत भी। गार्ड की हाई स्पीड इंटरसेप्ट बोट है, उसे खासतौर से इस तरह के ऑपरेशन के लिए, किसी संदिग्ध बोट को पकड़ने के लिए तेजी के साथ, सबसे अहम बात है कि अगर कोई फिशिंग बोट, कोई संदिग्ध बोट भागने की कोशिश कर रही हो, उसे बहुत तेजी के साथ कब्जे में लेने की कार्रवाई करनी हो, तो ये सबसे मुफीद एक तरह से कह सकते हैं कोस्ट गार्ड के पास इंटरसेप्ट बोट है, जिसे अगर इसकी हथियारों की बात की जाए, सामने एक गन नजर आ रही है जो कि 5 से 6 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के साथ मौजूद है। इसके अलावा मशीन गन इसमें मौजूद हैं और जो क्विक रिएक्शन टीम है उनके पास दूसरे हथियार भी मौजूद होते हैं। नौसेना के शिप के साथ हमारी टीम आगे बढ़ी तो समुद्र तट से 20 किलोमीटर दूर एक नाव पर हमारी नजर पड़ी। समुद्री सरहद की निगरानी के लिए ऑपरेशन हाई अलर्ट के दौरान हम इस वक्त कोस्ट गार्ड के इस हाई स्पीड इंटरसेप्ट बोट पर मौजूद हैं। एक संदिग्ध बोट की सूचना मिलने के बाद इस हाई स्पीड इंटरसेप्ट बोट की मदद से उस बोट तक पहुंचने, उसे कब्जे में लेने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और खासतौर से समंदर में जो संदिग्ध बोट हैं जिनसे आतंकी खतरा बना रहता है, उनको पकड़ने के लिए ये हाई स्पीड बोट सबसे कारगर हथियार है। किसी संदिग्ध बोट के बारे में हेडक्वार्टर इन्फॉर्म करता है तो हम लोग फटाफट हार्बर छोड़ते हैं, अपनी हाई स्पीड का यूज करके उस पर जाके इंटरसेप्शन की कोशिश करते हैं। मंजीत सिंह नेगी, गोवा आज तक। ने इंडियन कोस्ट गार्ड को सबसे बड़ा युद्धपोत समर्थ सौंपा। जिस वक्त देश को परिकर ये तोहफा दे रहे थे, उसी वक्त उनके रक्षा मंत्री बनने के 1 साल पूरे भी हो रहे थे। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने हमारे संवाददाता मंजीत नेगी से एक्सक्लूसिव बातचीत में 1 रैंक 1 पेंशन से लेकर बिहार चुनाव तक पर अपनी बेबाक राय रखी। रक्षा मंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है। दीपावली का मौका है, उनके शहर गोवा में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री जी, दीपावली की आपको बहुत शुभकामनाएं। एक जो मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, आप ये मानेंगे कि 1 रैंक 1 पेंशन आपके 1 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी? उपलब्धियां अनेक है, लेकिन एक महत्व की उपलब्धि जो 40-50 साल से डिमांड जो एक्सेप्ट नहीं हुई थी, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन में मैनिफेस्टो में जिक्र किया था, वो पूरी करने में मेरा मंत्रालय प्रधानमंत्री के मदद से सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया। इसके लिए मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं जो धरने पर बैठे हैं, भूतपूर्व सैनिक, कुछ लोग जो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, उन्होंने अब ये कहा कि उनको ये स्वीकार नहीं है, मेडल लौटाने की वो बात कर रहे हैं। स्वीकार तो बहुतांशी जो सेना के एक्स सर्विसमैन के अलग अलग संगठन है उनको स्वीकार है। ठीक है, एक थोड़े लोग हो सकते हैं, थोड़ी संगठन हो सकती हैं जिनको मान्य नहीं है। हम लोगों ने उसमें एक प्रोविजन भी की है जहां एक जुडिशियल कमीशन प्लस और मेंबर्स उसके, उनके पास अगर उनकी कुछ डिफिकल्टीज है, तकरार है, तो उधर लेके जा सकते हैं और सोल्यूशन ला सकते हैं।
But लेकिन मोटा मोटी 95% of the demand in OROP has been accepted. The basic principle has been accepted, and this is happening for the first time. बिहार चुनाव से पहले ही भूतपूर्व सैनिकों ने कहा था कि हम लोग सरकार का विरोध करेंगे क्योंकि वन रैंक पेंशन को लागू नहीं किया जा रहा। उसका इम्पैक्ट आपको लगा? भूतपूर्व सैनिक बोल रहे हैं, वो मुझे पहले बराबर नहीं लगता है। बिहार में जो इलेक्शन हुआ है वहाँ अलग अलग मामले के कारण इसमें जय पराजय हुआ होगा। इसमें इसका कितना वेट है मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन हमारे साथ रहे हैं और उन्होंने ये पैकेज के ऊपर एक पॉजिटिव रिएक्शन दी। आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे बिहार चुनाव को लेकर कि बीजेपी की जीत होगी? एक तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस हर एक चुनाव के पहले पॉलिटिकल पार्टी ने होना चाहिए। अगर नहीं हो गए तो आप पहले हार गए इलेक्शन, तो कॉन्फिडेंस तो होता ही है। और इलेक्शन इज अ चैलेंज फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड वी शुड फेस इट। कहाँ गलती हुई? कोई मैं एनालिसिस करने में, बिहार का मुझे इंचार्ज नहीं बनाया, या तो मैं बिहार में इलेक्शन के लिए गया तो मैं एनालिसिस नहीं कर सकूंगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में हार जीत ये होती रहती है और जीतने से ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, उतना ही हारने से ज़रूरत से ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।